तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, बेसिकली हम लोग समझ रहे थे कि किस तरीके से बहुत लंबे टाइम पीरियड तक ये डिबेट चलता रहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको हमें एक सिंगल मेंबर बॉडी के तौर पर रखना होगा या फिर हमें उसको एक मल्टीपल मेंबर बॉडी के तौर पर रखना होगा। एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ पर जजमेंट दिया और उसके बाद से एक जनरल कंसेंसस बन गया। जनरल कंसेंसस ये बन गया कि हमारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है हम उसमें 3 मेंबर रखेंगे ताकि पावर बेटर तरीके से शेयर हो और साथ ही साथ में हर किसी की अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिरकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स कौन होते हैं, उनकी पावर्स क्या होती है, इक्वल पावर्स होती है, किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है, ये हम अंडरस्टैंड करेंगे। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर presides over the Election Commission of India but does not have more power than the other election commissioners. The chief election commissioners and the 2 election commissioners, they have equal powers to take all decisions relating to elections as a collective body. पहली चीज़ क्या है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स प्रिसाइड करेंगे इलेक्शन कमीशन में, और अगर वो प्रिसाइड कर रहे हैं, अगर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लीड कर रहे हैं, इट डज़ नॉट मीन कि उनके पास एक्स्ट्रा पावर है, कोई स्पेशल पावर है। ठीक है, उनके पास ज़्यादा पावर नहीं है अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के मुकाबले। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें या फिर हम इलेक्शन कमिश्नर्स की बात करें, दोनों के पास ही क्या है, इन तीनों के पास ही इक्वल पावर है। तीनों के पास ही क्या है, इक्वल पावर दी गई है। एंड वो जब भी कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे तो तीनों के तीनों कलेक्टिव बॉडी के तौर पर डिसीजन मेकिंग करेंगे। क्लियर हो गया? ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्योंकि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंगली सारी डिसीजन मेकिंग कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तीनों के पास इक्वल पावर है तो ये लोग भी डिसाइड करेंगे, उस डिसीजन मेकिंग में इनका पार्टिसिपेशन भी होगा। क्लियर है? समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ हम लोगों को समझनी होगी। और क्या दिया हुआ है, और यहाँ पर ये दिया हुआ है कि अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि आखिरकार अपॉइंटमेंट किस तरीके से करी जाती है। ठीक है, अपॉइंटमेंट किस तरीके से करी जाती है इन सभी मेंबर्स की। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं उनको, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसा नहीं है कि मनमर्जी के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को चाहा तो उसको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया, ऐसा नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि हमारी बॉडी है एक, जिसमें गवर्नमेंट के मेंबर्स रहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिस्ट भेजता है, नाम की लिस्ट भेजता है कि इनको इलेक्शन कमिश्नर बनाना है, इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है, और उसके अकॉर्डिंगली उन्हीं व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब क्या है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ सकता है, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर अ रूलिंग पार्टी टू अपॉइंट अ पार्टीजन पर्सन टू द कमीशन हु माइट फेवर देम इन द इलेक्शंस। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इसीलिए क्या कह रहे हैं कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नाम दे रही है तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन मेंबर्स के नाम को आगे भेजे जो उनको फेवर करे इलेक्शंस में, जो उनको फेवर करे। और ऐसे मेंबर क्या हुए, पार्टीजन पर्सन हुए। पार्टीजन का मतलब जो फेवर करता हो किसी के साथ, जो न्यूट्रल ना हो, जो क्या ना हो, न्यूट्रल ना हो, और पार्टी को फेवर कर रहा हो या गवर्नमेंट को फेवर करता हो, है ना। पॉसिबिलिटी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पता हो कि अच्छा ये व्यक्ति हमारे लिए काम कर सकता है, तो उसी का नाम आगे भेजा जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बेसिकली कौन होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं, जिनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स बनाया जाता है एंड इलेक्शन कमिश्नर्स बनाया जाता है। तो काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस जिनका होता है 15-20 ईयर्स का, उनको ही ऐसी स्पेशल बॉडीज़ में इस तरीके से अपॉइंटमेंट करी जाती है। तो क्या होगा, इसीलिए क्या हो सकता है, जब लगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि अच्छा ये हमारे लिए काम कर सकता है, हमें फेवर कर सकता है इलेक्शन में, तो उसका नाम आगे भेजा जा सकता है। पॉसिबिलिटी है कि नहीं, है ना, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये जो मेथड फॉलो किया जा रहा है ना, ये गलत है, और इसके लिए उन्होंने बोला कि अब हमें उसको चेंज करना होगा, दिस प्रोसीजर शुड बी चेंज। बहुत सारे लोगों ने चेंज की डिमांड करी कि ये प्रोसेस गलत है, क्योंकि नाम कौन भेज रहा है, गवर्नमेंट के लोग भेज रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स अपने आप ही डिसाइड करते हुए भेज रहे हैं। बाकी पार्टीज़ का कोई भी मेंबर उस बॉडी में तो इन्वॉल्व होता ही नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि वो केवल अपने फेवर करने वाले व्यक्ति का ही नाम आगे अपॉइंट करे, आगे भेजे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बात करा कि अब हम चेंज कर सकते हैं, अब हमें चेंज करना चाहिए प्रोसीजर को और ज़्यादा फेयर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली आज के टाइम में कैसे चीज़ें डिसाइड करी जा रही है और किस तरीके से अपॉइंटमेंट किया जाता है, हम थोड़ा सा उसके बारे में भी समझते हैं। तो आज के टाइम में क्या हुआ, रिसेंटली अगर आप देखोगे तो एक चीज़ हुई है, एक सेकेंड, हाँ, 2023 में गवर्नमेंट ने क्या करा, 2023 में गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, और वो कानून क्या है, CEC एंड अदर EC एक्ट, अदर EC एक्ट बनाया गया। ये क्या एक्ट बताता है, ये एक्ट बताता है वो मेथड,
ये एक्ट बताता है वो मेथड जो आज के टाइम में आज के टाइम में यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, समझना, चीज़ें क्लियर हो जाएगी, सिंपल है। गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, इस पर्टिकुलर एक्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम क्या है, सिलेक्शन कमेटी। ठीक है, एक कमेटी बनाई तो क्या बोला, सिलेक्शन कमेटी में 3 मेंबर होंगे। पहले मेंबर होंगे पीएम, दूसरे मेंबर होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन, जैसे अभी कौन है लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट में, लोकसभा में कौन है, राहुल गांधी। ठीक है, तीसरे मेंबर कौन होंगे, कोई भी एक यूनियन मिनिस्टर, ऐसे यूनियन मिनिस्टर जो पीएम डिसाइड करेंगे, ऐसे यूनियन मिनिस्टर जो पीएम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये सिलेक्शन कमेटी बैठेगी, डिस्कस करेगी, इसके पास एक लिस्ट होगी, इसके पास एक लिस्ट होगी उन कैंडिडेट्स की, उनका नाम लिखा हुआ होगा जो एलिजिबल है टू बिकम इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसके बेसिस पर क्या किया जाएगा, उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा। क्लियर है, तो ये तीनों क्या करेंगे, ये तीनों आएंगे, मिलेंगे, डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद फाइनली क्या किया जाएगा, आगे नाम भेजा जाएगा और उसको प्रेसिडेंट आज के टाइम में अपॉइंट करते हैं। क्लियर हो गया। अब ये बॉडी, सिलेक्शन बॉडी को फेयर कंपैरेटिवली क्यों माना गया है, इसीलिए माना गया है क्योंकि यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन भी आ गया है। ठीक है, जो दूसरी पार्टी के मेंबर हैं तो वो भी आ गए हैं, वो भी अपना वोट दे सकते हैं, वो भी अपना ओपिनियन रख सकते हैं। लेकिन अभी भी इसमें कमी है, अभी भी क्या कमी है कि जिसको पीएम, मतलब जिसको गवर्नमेंट अगर बनाना चाहे, आज भी उसको गवर्नमेंट बना सकती है। कैसे बना सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास आज भी 2:1 की मेजोरिटी रहेगी। ये पीएम है, ये यूनियन मिनिस्टर है, तो ये दोनों तो एक ही पार्टी के हैं, तो ये दोनों जिसका नाम भेजना चाहेंगे उसको वोट करेंगे। और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन उस चीज़ से एग्री नहीं करते हैं तो वो भी अपनी वोट करेंगे। बट मेजोरिटी क्या आ गई, 2:1 की मेजोरिटी आ गई ना, ये दोनों एक ही नाम को भेजेंगे ना आगे। समझ रहे हो। तो भले ही सिलेक्शन कमेटी में लीडर ऑफ अपोजिशन आ गए हो, पहले लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं आते थे, उनका कोई रोल नहीं था, आज भले ही आ गए हो, लेकिन फिर भी आज भी क्या हो रहा है, आज भी जो गवर्नमेंट चाहती है, जिसका नाम चाहती है, उसी को ही आज भी अपॉइंट किया जा रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये आज के टाइम में भी इसमें, इस पर्टिकुलर सिलेक्शन कमेटी में ये कमी है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसी चीज़ को अपॉइंट कर रहे हैं कि भले तुम लोगों ने सिलेक्शन कमेटी बना दी हो, बट फेवर तो कहीं ना कहीं जो मेजोरिटी है वो तो गवर्नमेंट के पास ही है। तो गवर्नमेंट का जो सिलेक्टेड इंडिविजुअल है, गवर्नमेंट जिसका नाम आगे भेजेगी, नाम तो आगे उसी का ही जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग इस चीज़ को भी आज के टाइम में क्वेश्चन कर रहे हैं और क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कमेटी तो बना दी, बट कमेटी में अपने आप को ही पावरफुल रखा, अपने आप को ही मेजोरिटी में रखा है। ठीक है, तो ये तो हो गया खैर मोटा मोटा जनरल डिस्कशन कि किस तरीके से आज भी हो रहा है। इस पर डिबेट डिस्कशन चलती रहेगी कि ये चीज़ ठीक है, ये सही तरीके से नहीं है, और बेटर तरीके से आना चाहिए, तो वो एक अलग डिबेट एंड डिस्कशन है, वो होता रहेगा, लंबे टाइम तक चलता रहेगा। बस हमें यहाँ पर क्या जानना था, प्रोसीजर जानना था, जो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब और क्या दिया हुआ है, और यहाँ पर चीज़ें बताई गई है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को इंश्योर करता है, तो वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ CEC एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या है, एक सर्टेन पीरियड तक वो अपना काम कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि जब मर्जी आई तब उसको चेंज कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है, एक टेन्योर की सिक्योरिटी है उनके पास। ठीक है, एक पीरियड है जिसमें वो कम से कम सिक्योरिटी के साथ काम कर पाएंगे। दे आर अपॉइंटेड फॉर 6 year टर्म और कंटिन्यू अंटिल द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। तो वो टर्म कितने हैं, या तो 6 साल कम से कम करेंगे, या फिर जब तक वो 65 के नहीं हो जाते, जब तक 65 के नहीं हो जाते तब तक वो अपनी जो भी पोजीशन है, CEC की हो चाहे EC की हो, उसके तौर पर काम कर सकते हैं। द CEC कैन बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर समझो कि ऐसा नहीं है कि अगर हमें कह रहे हैं कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है तो 6 years तक, अगर एक बार अपॉइंट हो गए तो 6 साल तक चलते ही रहेंगे, 6 साल तक वो अपनी पोजीशन में काम करते ही रहेंगे। क्या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जब उनको रिमूव कर दिया जा सके 6 years से पहले? तो ऐसी सिचुएशन है। और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि उनको प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे, प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे। अच्छा, तो प्रेसिडेंट कभी भी चाहेंगे रिमूव कर देंगे क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, एक रिकमेंडेशन दे रहे हैं प्रेसिडेंट को, और स्पेशल मेजॉरिटी के साथ वो रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि देखो हम ये चाहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर CEC है या फिर EC है, उनको हम रिमूव करना चाहते हैं क्योंकि हमें उनका काम पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, ये रेजोल्यूशन दिया जाएगा और ये रेजोल्यूशन होगा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। देखो स्पेशल मेजॉरिटी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पर जनरल आइडिया ही लेंगे हम लोग, डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे वरना बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, ये टॉपिक और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया आप ही की बुक में, कुछ लास्ट के चैप्टर्स में, तब हम और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करेंगे और ज़्यादा समझेंगे डिटेल में। अब यहाँ पर केवल इतना समझो, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब ये है कि
भले ही गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी हो, भले ही गवर्नमेंट के पास 273 सीट्स हो, ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को, रूलिंग पार्टी को सीईसी को रिमूव करना है, जो उसके फेवर में काम करने के लिए मना कर रहा है, सपोज एक सीईसी है जो मना कर रहा है कि नहीं, ये जो पर्टिकुलर काम है इसकी वजह से पार्टी को फेवर हो जाएगा, इसकी वजह से गवर्नमेंट को फेवर हो जाएगा, तो सीईसी मना कर रहा है उस काम को करने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी कि अगर उसके पास मेजॉरिटी है तो गवर्नमेंट कोशिश क्या करेगी, एक बिल लेकर आएगी और उसको निकालने की कोशिश करेगी, है ना। तो हमने क्या करा, हमने ये कहा कि हम सिंपल मेजॉरिटी से नहीं निकालेंगे, हम स्पेशल मेजॉरिटी की डिमांड करेंगे और स्पेशल मेजॉरिटी के ज़रिए ही सीईसी को रिमूव किया जा सकता है। तो वो कैसे किया जाएगा, वो बेसिकली रिमूव किया जाएगा कि जब किसी भी गवर्नमेंट के पास 273 सीट्स तो होनी चाहिए, साथ ही साथ में 273 से ज़्यादा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट चाहिए होगा, तब जा करके वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर केवल इतना सिंपल सा जनरल आइडिया समझो, इसके पीछे का आइडिया समझो। स्पेशल मेजॉरिटी के पीछे का आइडिया ये है कि देखो भाई, भले ही तुम गवर्नमेंट में हो, तुम पावर में हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम अगर पावर में होंगे तो तुम कभी भी किसी को निकाल दोगे, अगर वो तुम्हारे लिए फेवर में काम करने के लिए रेडी नहीं है तो तुम उसको निकाल दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। बाकी पार्टीज़ का सपोर्ट भी तुम्हें चाहिए होगा, तुम्हें चाहिए होगी एक स्पेशल मेजॉरिटी, 273 सीट से 273 वोट से ज़्यादा वोट चाहिए होगी, ठीक है, तब जा करके तुम इसको रिमूव कर सकते हो। ओके, तो ये हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग ली किसके बारे में, ये हम लोगों ने थोड़ा सा एक आइडिया पढ़ा है किस चीज़ के बारे में, कि किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। रिमूव करना सीईसी को आसान नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करना आसान नहीं है, और उसके लिए चाहिए होगी हमें एक स्पेशल मेजॉरिटी, जो कि काफ़ी मुश्किल होती है लेकर के आनी संसद में, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये सेफगार्ड्स हम लोगों ने रखे हैं ताकि जो चीफ